वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रकाश यानी कि लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको फिजिक्स के एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम में पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले यहाँ पर क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें हमने साउंड और फिजिक्स जो है लगभग कंप्लीट होने को आ रही है, तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया है। आज हम लोग यहाँ पर लाइट यानी कि प्रकाश से यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रकाश होता है ये क्या होता है? प्रकाश जो है हमारा ये ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि यह निर्वात में संचरण कर सकता है। क्योंकि निर्वात में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो चलती हैं, और प्रकाश भी यहाँ पर चल सकता है, तो इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है हमारा प्रकाश, यानी कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश फोटॉन फोटॉन जो होते हैं छोटे छोटे यहाँ पर बंडल होते हैं कणों के, तो प्रकाश जो है फोटॉन के रूप में गति करता है। नेक्स्ट है प्रकाश की सर्वाधिक गति निर्वात में होती है, और ये गति होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्पीड होती है प्रकाश की निर्वात में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी यहाँ पर कम होती है। तो इसको समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हम लोग इसको EM वेव्स करके यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, और इस जो रेखा है इसमें हम माध्यम से हम लोग इसको समझने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पर देखते हैं गामा किरणें यहाँ पर हैं, जिनकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है। ये हमारा हो जाएगा एक्स किरणें, और ये यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं। और हमारा जो बीच का पोर्शन यहाँ पर है ये हमारा पोर्शन होता है, इसको हम लोग दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल रेंज होती है। और इसी में विबग्योर भी आता है, जो कि रेनबो के कलर होते हैं, और इसकी रेंज है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज होती है। इसके बीच में ही जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उसको ही हम लोग देख पाते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। और इसके बाद आता है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, बाद में आता है माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म यहाँ पर कण है, और लास्ट में है यहाँ पर रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे हमारी हो जाएंगी जिनकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अब इसको भी समझने वाले हैं। तो हमारा विजुअल रेंज जो होगी जिसको हम लोग देख पाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्स रेज, पराबैंगनी और यूवी रेज जो है, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स को हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर विजुअल रेंज जो कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, इसको हम लोग देख पाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवृत्ति जो है यहाँ पर गामा किरणों से इधर को अगर हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो कम होती है। इधर से इधर को अगर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है यहाँ पर। और होता क्या, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या है, बढ़ने वाली है। अगर हम लोग इधर से इधर को जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि तरंगदैर्घ्य यहाँ पर बढ़ती है इधर की तरफ जाने से। तो कुछ यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर गामा से इधर रेडियो की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं। सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो आवृत्ति जो है इधर जाने पर कम होती है, तो आपको ये पहले भी बताया। देखिए यहाँ पर आवृत्ति जो है इधर जाने से कम हो रही है, मतलब कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम आवृत्ति इधर वालों की होने वाली है। तो गामा किरणों की यहाँ पर जो है सर्वाधिक आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? तो इधर जाने से क्या है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है, तो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। दृश्य प्रकाश से यूवी रेज की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर क्या होती है? तो ये कम होती है, क्योंकि यूवी रेज हमारा यहाँ पे आता है और दृश्य प्रकाश इधर है, तो जो तरंगदैर्घ्य है वो इधर जाने पर बढ़ती है, तो इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी तरंगदैर्घ्य। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर इससे बहुत से बन सकते हैं कि किसी को यहाँ पर मैच करके दे देगा कि किसका क्या होगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक है तो वह कौन सी तरंग होगी? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, इंफ्रारेड हो जाएगी।
अगर किसी की तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य प्रकाश से अधिक है तो वह कौन सी तरंग दैर्ध्य होगी, यहाँ पर कौन सी तरंग होगी, तो वो फिर इंफ्रारेड हो जाएगी। ये आपको पहले भी यहाँ पर समझा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य इधर की ज़्यादा होगी। तो अगर दृश्य प्रकाश से तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड की ज़्यादा होगी, माइक्रोवेव की भी ज़्यादा होगी, और रेडियो वेव्स की भी यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है वो ज़्यादा होनी है विजुअल रेंज से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रकाश जो है हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और जो इसमें मूवमेंट होता है ये दो प्रकार से होता है। एक कण के रूप में यहाँ पर वेव्स प्रकाश चलता है, और दूसरा तरंग के रूप में भी यहाँ पर जो है प्रकाश आगे चलता है। तो जो हमारा कण के रूप में बताने वाले थे, कणिका सिद्धांत इन्होंने दिया था, इनका नाम है डेकार्टे ने यहाँ पर शुरुआत में इस सिद्धांत को दिया था, बाद में न्यूटन ने भी यहाँ पर इसको बताया था। तरंग के रूप में बताया कि प्रकाश जो है चलता है, मूवमेंट करता है, तो इसको यहाँ पर तरंग सिद्धांत जो है हाइगेन ने दिया था, और यंग ने भी बाद में इसमें योगदान दिया है अपना। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, कणिका सिद्धांत जो है डेकार्टे और न्यूटन संबंधित हैं, तरंग सिद्धांत से हाइगेन और यंग संबंधित हैं। और जो हमारा प्रकाश होता है इसकी प्रकृति द्वैध यानी कि डुअल है, यानी कि प्रकाश जो है तरंग यानी कि वेव के माध्यम से और कण यानी कि पार्टिकल के माध्यम से मूवमेंट करता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता या फिर गति करता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अब यहाँ पर प्रकाश की अगर गति चाल निकालने को अगर आता है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला है, इसका आगे यूज होगा, अभी आप लोग इसको सिर्फ समझ लें। प्रकाश की चाल हम लोग प्रकाश की निर्वात में चाल यानी कि सी, और माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है यानी कि म्यू, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके प्रकाश की चाल जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि सी अपॉन म्यू करके हम लोग प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं। प्रकाश की चाल जो है माध्यम पर निर्भर करती है, अगर माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की चाल बदल भी सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर म्यू जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा यहाँ पर प्रकाश की चाल जो है घटती या फिर बढ़ती है। और अगर म्यू जो है अगर ये बढ़ेगा यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है ये बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या है, कम हो जाएगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब हमारे जो है दर्पण यानी कि मिरर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखने वाले हैं। दर्पण यानी कि मिरर, यहाँ पर दर्पण में हम लोग क्या होता है कि प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम लोग इसमें देख भी पाते हैं। दो प्रकार का यहाँ पर मिरर है, समतल यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा हो जाएगा गोलीय यानी कि स्पाइरल मिरर होता है। जो हमारी मिरर जो होता है इसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉलिश सरफेस होती है जिसको पॉलिश किया जाता है। तो यहाँ पर पॉलिश जो सरफेस होती है पीछे वाली, इधर वाली, और इधर हम लोगों को दिखाई देता है। तो जिसमें पॉलिश होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की, जिसका फार्मूला है AgNO3, जिसको रजत पॉलिश भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। और जो हमारा स्पाइरल मिरर है यानी कि गोलीय जो दर्पण होता है ये भी दो प्रकार का है, अवतल और उत्तल, यानी कि अवतल जो है कॉनकेव और उत्तल जो है कॉन्वेक्स होता है। इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये स्पाइरल था, इसको हम लोगों ने यहाँ से कट कर लिया, तो जैसे कि उभरा हुआ भाग जो है अगर पॉलिश है, अगर उभरा हुआ भाग जो है वो पॉलिश है तो यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। अगर अंदर का जो भाग है अगर ये वाला पॉलिश होता है और हमको इधर दिखाई देता है तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर हमको अंदर से दिखाई देता है तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम अवतल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अवतल दर्पण, तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा हमारी रेखा है और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसकी ऊपर वाली जो उभरा हुआ भाग है ये पॉलिश्ड सरफेस है। इसमें यहाँ पर जो बीच का बिंदु होता है इसको P कहते हैं, यानी कि ध्रुव है ये पोल। और यहाँ पर C होता है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अभी आगे बहुत काम आने वाले, इसको आप लोग ध्यान से देखें। C यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पर F है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। और इसके बीच में दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी जो होती है इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो वक्रता केंद्र इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसके यहाँ पर बीच में दूरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसको भी हम लोग f से डिनोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फार्मूला निकलने वाला, ये भी एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तो f क्या है, हमारी फोकस दूरी है। ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी यहाँ पर जो हमारी है ये f है,
और आर जो है वक्रता त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है। यहाँ पर आर जो है हमारी ये रेडियस है, वक्रता त्रिज्या जो है ये हमारी टोटल क्या है, ये आर हो जाएगी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी जो है ये वाली, इधर जो है ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी जो हमारी है ये आर है, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा कैपिटल आर बराबर 2f हो जाएगा। और f निकालने को अगर आता है एग्जाम में तो हम लोग r/2 करके इसको फोकस की जो होगा वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मान लो आपको r दे देगा और f पूछेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, r बराबर 2f होता है, क्योंकि यहाँ पर एक f हो गया और ये f हो गया और ये हमारा r है, तो ये दोनों मिला के यहाँ पर r बराबर 2f हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल दर्पण है। इसमें क्या है, अंदर वाली जो सरफेस है ये पॉलिश होती है, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा और ये रेडियस है, और यहाँ पर क्या है, ये फोकस है और इसके बीच की दूरी f हो जाएगी और ये पोल है। तो इसको अभी हम लोग आगे भी समझने वाले हैं। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, जो हमारा परावर्तन है इसका मतलब होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, यही हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहलाता है। यानी कि बाउंस बैक हो जाना, कोई भी वस्तु किसी चीज़ से टकराकर वापस आ जाए। यहाँ पर क्या है, प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश किसी चीज़ में टकरा के किसी सतह से टकराकर वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या है। देखो हमारी ये सतह हो गई और ये हमारा क्या है, नॉर्मल, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर एक आपतित किरण आती है, आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, जितना ये एंगल बनाएगी, और जो ये एंगल यहाँ पर इंसिडेंट रे बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी कि आपतन कोण एंगल आई को कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जितना यहाँ पर कोण बनेगा उतना इधर भी ऊपर जाने वाली है ये रे, तो यहाँ पर ये रे हो जाएगा परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट कर रहे हैं, और एंगल आर जो है हमारा हो जाएगा ये परावर्तन कोण होगा। ये जो कोण है ये दोनों क्या है, एंगल आई और एंगल आर जो है ये बराबर होंगे। जितना यहाँ पर सरफेस है ये, यहाँ पर पहले यहाँ से रे आई और ये टकराई इधर, और उतना ही इधर भी ऊपर जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होने वाला है। यानी कि इंसिडेंट रे, यहाँ से एक रूल निकल के आता है, ऑलवेज जो है इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है ये दोनों बराबर होने वाला है। यानी कि परावर्तित किरण का जो एंगल है और आपतित किरण का जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। ये हमेशा ऐसे ही होने वाला है। हमेशा एंगल जो है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लो ये वाला एंगल दे देता है तो हम लोग हमेशा यहाँ से काउंट करेंगे, हमेशा एंगल को अभिलंब से काउंट किया जाएगा, उसी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर रूल हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब किरण जो है और तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही तल में तीनों हैं, ऊपर के तल में यहाँ पर हैं, तो ये तीनों क्या हैं, एक ही तल में होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही एंगल में होंगे। ये दोनों क्या है, रूल हैं इसके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समतल दर्पण पे यहाँ पर प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसे बनती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारी कोई वस्तु है, इधर हमारी कोई वस्तु है, और यहाँ से क्या है कि मिरर जो है, समतल दर्पण है यानी कि प्लेन मिरर है, तो हमारा ये प्लेन मिरर हो जाएगा। और ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस हमारी हो गई। तो यहाँ से क्या है कि वस्तु है, यहाँ पे एक रे आती है और यहाँ से एक दूसरी रे आती है। तो यहाँ पर जब रे टकराएगी तो ये पीछे जाएगी। जो हमारी समतल जो दर्पण होता है, प्लेन मिरर जो होता है, उसमें इमेज क्या है, पीछे बनती है। तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आप लोग खड़े हो तो आपको मिरर क्या है, मिरर के अंदर अपनी शक्ल दिखती है ना। तो ये जो है यहाँ से एक रे आई और ये जाएगी यहाँ पे पीछे। तो जो प्रतिबिंब है ये होगा, जहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पर दोनों रे जो है ये मिलेंगी। यहाँ से मान लो दो रे आ रही हैं, तो ये जब मिलेंगी यहाँ पे, वहीं पे प्रतिबिंब जो है बनने वाला है। जब दो किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब जो है वो बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो क्या लगेगा कि इमेज जो है वो बहुत पीछे बन रही है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, प्लेन मिरर जो होता है इसमें
सेम साइज की इमेज बनने वाली है। जितनी यहाँ पर वस्तु होगी उतना ही यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला, यानी कि इमेज बनने वाली है। और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी और सीधा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला है, क्योंकि देखो इधर को भी, यहाँ पे भी सीधा है और यहाँ पे भी सीधा है। सीधा प्रतिबिंब यानी कि सीधी इमेज बनेगी। समान दूरी पर होगी। यहाँ पर दूरी जो है इधर भी x है और इधर भी क्या है, x ही है। तो समान दूरी पर वस्तु और इमेज दोनों रहने वाले हैं। प्रतिबिंब जो है पार्श्व उल्टा होगा, यानी कि लेटरल होगा। जो प्रतिबिंब होगा वो लेटरल होता है। और यहाँ पर एक फंडा है जिसको हम लोग समझते हैं। अगर जो है प्रतिबिंब जो है हमारा वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा बनने वाला है। अगर हमारा प्रतिबिंब जो है यानी कि इमेज जो है आभासी है तो वो सीधा बनेगी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, आगे भी बहुत ही काम आने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दर्पण के पास में जाते हैं तो लगता है कि इमेज जो है वो भी पास में आ रही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, दर्पण के पास अगर जाओगे तो इमेज भी पास आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि दूरी जो है वो समान रहती है, यहाँ पर वस्तु और इमेज जो है वो एक दूसरे के यहाँ पर समान दूरी पर रहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें। समतल दर्पण का वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण पर यहाँ पर अगर किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो यानी कि पूर्ण इमेज देखनी है तो दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखें। अगर समतल जो दर्पण है यानी कि प्लेन मिरर है उस पर कोई भी वस्तु की इमेज देखनी है तो दर्पण की जो लंबाई है और जितनी वस्तु की लंबाई है उससे कम आधी तो दर्पण की लंबाई होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, यानी कि इमेज की संख्या क्या होगी। अगर मिरर जो है 3-4 हो जाते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा दर्पण है, दर्पण 1, यहाँ पर इसकी पॉलिश्ड सरफेस है और इधर भी ये दर्पण 2 है। इसके बीच में कोई एंगल बनेगा, ये जिसको हम लोग थीटा के यहाँ पर नाम से जान रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है निकालने का, प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं हम लोग 360 डिग्री अपॉन थीटा करके हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारा n जो है विषम संख्या आती है तो वह उत्तर हो जाएगा। अगर विषम संख्या आएगी तो वही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारा n जो है ये सम संख्या आए तो हम लोगों को n-1 करके उत्तर निकालना होगा। तो हमारा वही उत्तर हो जाएगा n-1। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो है दो एंगल है, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो इसमें बताना है कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, यानी कि इमेज जो है कितनी बनेंगी। तो हम लोग को फार्मूला पता है n बराबर 360 बटा थीटा, और यहाँ पर 360 बटा थीटा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि सम संख्या है। तो आंसर तो सम संख्याओं में अभी बताया आपको, अगर सम संख्या आता है n तो हम लोगों को करना होगा n-1। तो यहाँ पर n-1 जब करेंगे तो हमारा n क्या है 6 है, और -1 करेंगे तो 5। यहाँ पर हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ज़रूर। अब नीचे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे दो इमेज हो, यहाँ पर मिरर हो गए और इनके बीच में एंगल जो है ये 40 डिग्री का है। तो प्रतिबिंब की संख्या बतानी है तो फार्मूला हमको पता है 360 बटा 40 कर देंगे। 360 बटा थीटा हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो इमेज की संख्या यानी कि प्रतिबिंब की संख्या जो है वो 9 आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर गोलाकार जो दर्पण होता है इनसे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग अभी अवतल दर्पण से यहाँ पर यानी कि कॉनकेव दर्पण से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछता है उसको देखते हैं। गोलाकार दर्पण ये दो प्रकार का है, अवतल यानी कि कॉनकेव, दूसरा हो जाएगा उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो प्रकार के हमारे दर्पण हैं, यानी कि अवतल कॉनकेव और उत्तल कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अवतल के बारे में देखते हैं, छोटी वस्तु यहाँ पर बनेगी, छोटी वस्तु होगी वो हमारी बड़ा वस्तु बनने वाली है, यानी कि छोटी वस्तु है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल में बनेगा। और यहाँ पर अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्ज के रूप में यहाँ पर ये कार्य करने वाला है, कौन सा, अवतल जो हमारा यहाँ पर दर्पण होगा ये अभिसारी दर्पण के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जो और भी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि किरणें जो होंगी उनको कन्वर्ज करेगा, एक पास लेके आएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर अभिसारी दर्पण कहा जाता है इसको। और इसका यूज जो है अभी देख लेते हैं, चिकित्सा में यहाँ पर करते हैं। जैसे दांत के डॉक्टर होते हैं उनके पास जो यहाँ पर देखने के लिए अंदर जो यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस का ही वो लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर
कान जैसे है, कान में भी जैसे कुछ देखना होता है तो वो लोग भी यहाँ पर अवतल जो यहाँ पर दर्पण है इसको यूज़ करते हैं। और शेविंग मिरर जो होता है ये भी हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। सर्च लाइट में भी यूज़ होता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें भी अवतल यहाँ पर जो दर्पण है इसका यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर जो होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो बड़ी वस्तुएं होंगी वो छोटे प्रतिबिंब यानी कि छोटी उसकी इमेज बनने वाली है किसमें, उत्तल लेंस में। कॉनकेव यहाँ पर जो हो जाएगा। और ये क्या होता है, अपसारी होता है। इसमें क्या होगा कि फैलाता है ये किरणों को। जो हमारा उत्तल यहाँ पर दर्पण है इसमें जो किरणें होती हैं ये फैलती हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, ये हमारा उत्तल लेंस का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। एक तो गाड़ी का जो साइड मिरर है इसमें क्या यूज़ होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स जो यहाँ पर दर्पण है ये यूज़ होगा। और यहाँ पर शेविंग वाला, चिकित्सा, ये सब आप ध्यान रखें कि ये अवतल में यूज़ होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं कि 6 कंडीशन होती हैं कि इमेज अगर मान लो इन्फिनिटी पे है, तो अगर मान लो वस्तु जो है इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर हमारी वस्तु फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर हमारी जो वस्तु है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम अभी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखते हैं और ये आपको एक बार में ही समझ में आने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण है, ये हमारा अक्ष है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसकी जो है उभरी हुई सतह जो है वो पॉलिश होती है। और ये हमारा पोल हो जाएगा। ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये इन्फिनिटी हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉइंट ये पहले समझ लो। जब भी कोई प्रकाश अक्ष के समानांतर आता है तो परावर्तन के बाद F से गुजरेगा। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश जो है अक्ष के समानांतर यहाँ पर टकराएगा मिरर से, दर्पण से, तो ये हमारा फोकस से ही गुजरने वाला है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें क्योंकि इसका यूज अभी आगे बहुत होने वाला है। अब हम यहाँ पर केस 1 क्या यहाँ पर बनने वाला है। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, यानी कि जो वस्तु है वो इनफाइनाइट पोजीशन पर रखी गई हो। यहाँ पर हमारी मान लो वस्तु रखी गई है, ये हमारा जो है ये दर्पण हो जाएगा। इसकी यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस है, ये आप जान पा रहे होंगे। और ये हमारा P हो जाएगा। ये हमारा फोकस है यहाँ पर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको देखते हैं। यहाँ से मान लो कोई जो किरण है यानी कि रे जो है यहाँ से पास होती है, तो आपको पहले अभी बताया कि अगर कोई भी रे जो है जो अक्ष है इसके समानांतर यानी कि पैरेलल पास होगी तो वो फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ से ये चली तो ये फोकस से नीचे आई, ये आपने देखा। और उसके बाद जो है फिर एक नीचे से यहाँ पर रे जा रही है, तो ये नीचे से जब जाएगी, समानांतर ये भी है, तो ये भी क्या होगा, फोकस से ही ऊपर जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, फोकस के पास मिल रहे हैं। तो जो फोकस के पास जब दोनों, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पर दो किरणें जो है वो मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है, ये आपने पहले भी देखा था। तो हमारी जो इस कंडीशन में जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट पर होगी तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी और उसका जो आकार होगा जो है बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे होगे कि दोनों एक पॉइंट पर ही मिल रही हैं। तो यानी कि बिंदु या फिर बहुत छोटा आकार होने वाला है। इसकी प्रकृति क्या होगी इमेज की, तो ये इमेज जो है वास्तविक और उल्टा होने वाली है, ये आप ध्यान रखें। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो है जब वस्तु जो है हमारी ऑब्जेक्ट जो है ये इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट पोजीशन है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो जाएगा। ये फोकस है और ये पोल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से रे जाती है और ये मिरर से टकराती है। ये डायरेक्शन का भी आप लोग ध्यान रखें, ये यहाँ से जाती है और ये क्योंकि समानांतर जा रही है तो ये फोकस से नीचे आई, ये आपने समझ लिया। एक और रे है वो क्या होगा कि फोकस से गुजर रही है। तो अगर ये इमेज यहाँ पर जो रे है फोकस से गुजरेगी तो इसका अपोजिट भी होता है। मान लो अगर रे समानांतर जाती है तो वो फोकस से आती है, अगर वो फोकस से गुजरेगी तो फिर वो रे समानांतर यहाँ पर गुजरने वाली है। तो रे क्या हुआ कि समानांतर ये यहाँ से रे चली, यहाँ से आई और ये फिर इधर आ गई
और यहाँ और आपको बताया कि जहाँ पर दो रे मिलती हैं तो यहाँ पर ये मिल रही हैं, तो यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी इमेज हो जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बन गई। तो इस इमेज में क्या होगा, यहाँ पर जो इमेज जो बनने वाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक होगी, और वस्तु से यहाँ पर इमेज जो है वो छोटी बनेगी। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर जब वस्तु जो है हमारी सी पर यहाँ पर रखी है, तो ये हमारा जो है एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा पोल है, पी से इसको डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा एफ है और ये सी हो जाएगा। जब वस्तु जो हमारी सी पर रखी हुई है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर पर पड़ेगा, यहाँ पर मिरर पे पड़ेगा, रे जाएगी, तो ये जो रे है समानांतर जाती है, तो ये फोकस से वापस आ रही है, यहाँ से गई और ये इधर वापस आई। और एक दूसरी रे है, ये जो है यहाँ से चलती है, ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है तो ये यहाँ से रे चली, इधर टकराई और ये समानांतर हो गई। यहाँ पे फोकस से गई थी तो ये समानांतर दोबारा हो गई। तो हमारी जो इमेज है यहाँ पर दोनों इमेज जो बिंदु यहाँ पर रे हैं, जो किरण है ये मिल रही हैं, तो इमेज जो हमारी यहाँ पर होगी, जब वस्तु सी पर होगी तो हमारी इमेज भी सी पर बनने वाली है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। और इमेज कैसी होगी, उल्टा होगी, वास्तविक होगी, और यहाँ पर वस्तु के बराबर बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे सेम डिस्टेंस है, तो ये दोनों एक साथ बन रही हैं, तो वस्तु के बराबर जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं केस 4 क्या है। केस 4 में है जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर सब में वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। देखो यहाँ पर जो हमारी वस्तु है वो सी और एफ के बीच में है, तो हमारा ये सी हो गया और ये एफ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारी जो वस्तु है ये रखी हुई ऑब्जेक्ट हमारा है, और ये इधर रे जाएगी और ये फोकस से वापस आ गई, तो ये फोकस से आ गई, इधर इधर से जाएगी, और एक रे जो है हमारी फोकस से गुजरती है और ये इधर को आती है। तो जब हमारी जो दोनों रे यहाँ पर मिल रही हैं तो हमारी जो इमेज है वो जो है सेंटर ऑफ कर्व, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा इन्फिनिटी है, ये हमारा सी है। तो इमेज जो यहाँ पर इस कंडीशन में बनेगी वो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। और यहाँ पर वस्तु से बड़ी इमेज बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर छोटी वस्तु है और ये इमेज जो है ये बड़ी बन रही है। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब अगली कंडीशन देख लेते हैं क्या है। जब वस्तु एफ और पी के बीच में है तब कहाँ पर इमेज बनेगी, तो ये हमारी एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा पोल है और ये एफ है और ये सी हो जाएगा। तो हमारी वस्तु कहाँ पर है, फोकस और पी के बीच में, पोल के बीच में, ये जैसे मान लेते हैं हमारी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। यहाँ से क्या होगा कि रे जो है मिरर पर पड़ेगी, तो जो यहाँ पर मिरर पर पड़ी जब रे, तो ये हमारी जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर चली गई, और एक रे जो हमारी यहाँ पर थी वो यहाँ पर पड़ी और ये ऊपर गई। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसको क्या लगेगा कि जो इमेज है वो हमारी जो है मिरर के अंदर बन रही है, ये हमारी यहाँ पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में होगी तब इमेज जो है हमारी दर्पण के पीछे बनेगी। मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज बन रही है पीछे, और इमेज कैसी होगी, आभासी होगी। और आपको पहले भी बताया कि अगर इमेज जो है वो आभासी है तो वो सीधा होगी, यहाँ पर भी सीधी थी और यहाँ पर भी क्या है, सीधी ही रहने वाली है। वस्तु से यहाँ पर जो इमेज है वो बड़ी बनेगी। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पर जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में होगी तो इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज जो है वो दर्पण के पीछे बनती है। और इमेज कैसी होगी, आभासी और सीधा होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर छठी कंडीशन है, जब वस्तु एफ पर हो, तो यहाँ पर ये एफ है और ये सी है और ये हमारा पोल है। तो वस्तु जो है यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर रे जो है टकराती है और ये यहाँ से फोकस से वापस आती है, ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। और दूसरी जो रे है वो यहाँ से जाती है और ये नीचे को आती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनने वाली है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो रे हैं, ये वाली और ये वाली, ये कभी भी आगे मिलेंगी नहीं।
तो क्या होगा कि इमेज जो हमारी है वो इन्फिनिटी में बनने वाली है। इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी, यानी कि अनंत में बनेगी। और वास्तविक और उल्टी बनने वाली है। बहुत बड़ा आकार की यहाँ पर जो इमेज है वो बनेगी। कब बनेगी? फोकस पर जब हमारी वस्तु होगी तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। इसको हम लोग अब अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जो बुकें आप लोगों ने देखा होगा उसमें समझाया तो नहीं है, लेकिन जो आपको सारणी दे दी जाएगी उसमें आपको बता दिया जाता है, तो समझ में वैसे अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अवतल जो दर्पण होता है, इसमें अगर इसको हम लोग जो जितनी 6 कंडीशन अभी समझी है इनको अगर एक बार में समराइज करें तो इसमें यहाँ पर क्या होता है? अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के पास आएगी तो प्रतिबिंब उतना ही दूर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु दर्पण के पास आएगी तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो है उतनी ही दूर जाएगी। प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा था कि जितना हम लोग पास जा रहे थे तो प्लेन मिरर में इमेज भी पास आ रही थी, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? जो वस्तु है दर्पण के अगर पास जाएगी तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूर जाएगा। दूसरा पॉइंट है इमेज की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होने वाली है। यहाँ पर एक अपवाद था, आप लोगों ने देखा भी था। जब यहाँ पर जो वस्तु है फोकस और पोल के बीच में थी तो इमेज जो हमारी थी वो सीधी और वास्तविक बन, यहाँ पर जो है उल्टी बन रही थी, यानी कि जो इमेज जो हमारी थी वो सीधी बन रही थी। ये आप लोगों ने देखा था। और वैसे क्या होता है यहाँ पर अवतल दर्पण में इमेज की प्रकृति 5 कंडीशन में क्या था? वास्तविक और उल्टा थी। और यहाँ पर अपवाद स्वरूप जब हम लोगों ने देखा था कि फोकस और पोल के बीच में जब हमारी वस्तु थी तो इमेज जो थी आभासी और सीधी बन रही थी। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार लगातार यहाँ पर बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर जो है सबको एक साथ में समराइज किया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज है, और विशेषताएं इसकी क्या होंगी। अगर वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर रहेगी तो प्रतिबिंब हमारा जो है फोकस पर बनेगा, और इमेज कैसी होगी? बिंदु आकार की होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा तो यहाँ पर सब में बनने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक ही कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आभासी और सीधी बनती है। कब होता है? जब जो हमारी वस्तु की स्थिति है वो फोकस और पोल के बीच में होती है, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, और यहाँ पर इमेज बड़ी बनती है, आभासी और सीधी होती है। तो ये वाला आप लोग ध्यान रखें। अगर हमारी वस्तु की जो स्थिति है वो इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच में बनेगा, और यहाँ पर वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा तो होगा ही। और जो हमारी वस्तु की स्थिति सी पर है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो भी सी पर बनने वाली है इमेज, और वस्तु के बराबर जो इमेज है वो बनेगी। सी और एफ के बीच में अगर वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। अगर वस्तु की स्थिति एफ पर है तो जो प्रतिबिंब है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत में बनने वाला है और बहुत बड़ा बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर भेजें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।